साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन एडवोकेट ओम प्रकाश जॉर्जिया जैसलमेर से। आज हम कुछ बातें करेंगे, मंथन करेंगे नए कानून के बारे में। जो ये 3 नए कानून हमारे 2023 के 1 जुलाई से लागू किए गए हैं, इन कानूनों के ऊपर जो रूटीन हमारी ज़िंदगी है, रूटीन ज़िंदगी के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या क्या डेंजरस है, क्या अच्छा है, उसके ऊपर हम छोटा सा मंथन करेंगे। सबसे पहले क्राइम होता है, मुजरिम को अरेस्ट किया जाता है। तो पहले के कानून में था कि वहाँ एक अरेस्ट मेमो बनता था और उस अरेस्ट मेमो के अंदर कुछ चीज़ें भरी जाती थी। अब वो अरेस्ट मेमो हटा दिया गया है। अरेस्ट मेमो के अंदर क्या होता था कि मुजरिम को कब कब गिरफ्तार किया, कहाँ किया, किसने किया, कौन पुलिस अधिकारी था, ठीक है ना, किसने उसको अरेस्ट किया है, उसकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें नए कानून से हटा दी गई है। उसके बाद में अरेस्ट होने के बाद में उसका मेडिकल हुआ करता था। तो उसके बाद में फर्स्ट मेडिकल के बाद में हर 2 दिन के बाद में मेडिकल हुआ करता था। तो नए कानून के अंदर वो चीज़ भी हटा दी गई है। फिर इसी जो अरेस्ट मेमो जो होता था, तो मजिस्ट्रेट के पास में 24 घंटे के अंदर वो मेमो के साथ में जो अरेस्टी था उसका भी उसके ऊपर सिग्नेचर होता था। उसको 24 घंटे के साथ में जिस मेमो के साथ में एफआईआर और इंजरी रिपोर्ट होती थी, ठीक है ना, और वो सारा की सारा चीज़ जो है वो मतलब मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता था। अब नहीं किया जाएगा। क्यों? कि जो मेमो होता था, मेमो में सारी इंफॉर्मेशन होती थी, वो निकाल दी गई है। मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें होगा नहीं, और सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास में 24 घंटे के अंदर सिर्फ ओनली एफआईआर जाएगी और कुछ नहीं है। आपका उसको मारा है, पीटा है, क्या किया है, मेडिकल में क्या, कुछ नहीं आ जाएगा। तो ये बहुत एक कहने का मतलब कि खुले हाथ पुलिस को छूट। दूसरी बात, अरेस्ट करने के बाद में पहले सीधे ही पुलिस थाने से जब कोर्ट लेके जाते थे, कोर्ट है जो पहले छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले उसको न्यायिक हिरासत दे देती थी। अब जो पुलिस कस्टडी है, जो मतलब कस्टडी के लिए जब हिरासत मांगती है, तो उसको पहले ब्रिटिश काल के कानून में 15 दिन था। 15 दिन के बाद फिर मांगनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब इसको सीधा ही 15 दिन से सीधा 90 दिन कर दिया। आराम से 90 दिन इसको ठोको, पीटो, मारो, कुछ भी करो, आपको अंदर जाना पड़ेगा 90 दिन तक। अच्छा, सपोज करो आपने कोई भी अच्छा वकील करके अगर आपने उसकी जमानत भी ले ली, बेल ले ली है, तो 90 दिन के भीतर ही यही पुलिस कोर्ट से वारंट इश्यू करवा के आपको दोबारा अरेस्ट करके और ऑन रिमांड ले सकती है, बेल के ऊपर से, ठीक है ना। अब कोई भी विटनेस किसी चीज को, पहले क्या था, विटनेस हाँ बोले या ना बोले कि मुझे पता नहीं है। अब विटनेस को कंपल्सरी कर दिया है इंफॉर्मेशन देने के लिए, नहीं देगा तो विटनेस हरासमेंट भी होगा। पहले विटनेस के जो स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं होते थे, अब उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा, और सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा वीडियोग्राफी होगा। एक बार वो कोई विटनेस फंस गया किसी केस में, तो जिंदगी भर वो एक्यूज के साथ ही चलता रहेगा जब तक उस एक्यूज का निपटारा नहीं हो जाएगा। कई चीजें ऐसी है, गलत मान लो अरेस्ट कर लिया और वो गलत अरेस्ट था, 5 साल तक वो बेचारा सड़ता रहा और सुप्रीम कोर्ट तक गया अपना घर बर्बाद करके, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। तो आईओ क्या है, यानी कि जिसने उसको गिरफ्तार किया था, गलत गिरफ्तार किया था, उस पर पेनल्टी कितनी है? 1000 रुपये से। 1000 रुपये से। वाह, आपके इस नए कानून की बात कर रहा हूँ। कल को आपके सामने आएंगे, आप सभी पढ़ेंगे इसको,
तो बहुत ही अच्छा लगेगा। विटनेस करो एकदम कंपलसरी कर दिया कि आप है जो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो आपको। अब सबसे बड़ी बात, 7 साल जिन धाराओं के अंदर सजा है उसके ऊपर एफआईआर करना नहीं करना वो जो पुलिस अधीक्षक है, जो इंस्पेक्टर है, सीआई है, एसएचओ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब 7 साल के अंदर तो बलात्कार भी आ जाता है, ठीक है ना, SC ST केस भी आ जाता है। अब वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, क्या उखाड़ लो। दूसरी बात, जो पहले एक चीज हुआ करती थी कि आईओ की जो यानी कि जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका बाकायदा रजिस्टर बना हुआ होता था, उसमें एंट्री होती थी और उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी, पहचान होती थी। अब वो जरूरी नहीं है, आपको आईओ का पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपका आईओ था। उसने जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो 7 साल के जो प्रावधान है वो उनके। दूसरी बात, सबसे मजेदार जो इसमें इंटरेस्टिंग जो चीज है वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आप एफआईआर के लिए जाओगे, ठीक है ना, तो आपको है जो प्रिलिमिनरी जो अपना जो इंक्वायरी पहले होगी, उसमें कुछ पाया जाएगा तो आपकी एफआईआर होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहां पर एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि भाई एक पहले केस हुआ करता था अपना इसका सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का, ललिता कुमारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी एक्यूज को अरेस्ट करने की। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आज तक चल रही थी, उसको इस कानून में हटा दिया। उसमें यह था कि अगर प्राइमरी लगता है कि हमारे को मर्डर हुआ है, मारपीट हुई है, इंसिडेंस हुआ है, सामने है, तो कोई इंक्वायरी के जरिए देन एंड देन अरेस्ट करना है। अब ऐसा नहीं है। अब प्रिलिमिनरी पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद में फिर गिरफ्तारी होगी। वो कब तक होगी उसका कोई वो टाइम लिमिट नहीं है। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि जब ये कानून पास हुए तो सब, एक मजेदार की बात एक और भी थी कि 174 MP जो संसद से बाहर थे वो इनके वोटिंग में शामिल नहीं है, चाहे वो बाहर कर दिए गए थे या वो बाहर थे। यहां एक बहुत ही तगड़ी चीज आती है कि किसी भी आदमी को आतंकवादी घोषित कर देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी पत्रकार को उठाया, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, किसी हुजूम हड़ताल करा, आतंकवादी घोषित कर दिए, देश विरोधी नारे लगाए, वो हो गया। जो कुछ भी कैसे भी हो, सरकार ने बोल दिया भी हो गया या पुलिस ने बोल दिया हो गया तो अंदर कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो उपा के तहत भी 2 सुरक्षा के प्रावधान थे, सुरक्षा के, जिनके ऊपर से गुजरना पड़ता था। अब वो 2 प्रावधान थे, वो उसमें क्या था? उसमें था एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट अफसर जो होता था, ठीक है, जो आईओ एक होता था, तो वो है जो मतलब जिस आईओ ने जो चीज किया है, इंक्वायरी की है, वो एक अधिकारी को पुटअप होता था। वो अधिकारी सारी छानबीन करने के बाद में उस चीज को सैंक्शन करता था कि हाँ इसके ऊपर उपा केस बनता है, देशद्रोह का केस बनता है या नहीं बनता है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज थी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के अंदर केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक अधिकारी नियुक्त करता था। उसी रिपोर्ट के अंदर, उसी रिपोर्ट को वो अधिकारी चेक करता था सैंक्शन अथॉरिटी के, सैंक्शन के बाद में अथॉरिटी में, उस अथॉरिटी के बाद में वो है जो अब हटा दिया गया। एक बार गिरफ्त में आ गए तो आ गए, ऊपर लग गया तो लग गया, उसके बाद में आपको वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, उपा के अंदर आपका जो आंदोलन है, अगर वो सरकार के विरुद्ध है
लगता है कि इसमें देश की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, देश की हानि हो रही है, ऐसा लगता है सरकार को, तो वो आपके पूरे आंदोलन के ऊपर भी ऊपर लगा सकती है। मजे करो, ठीक है ना, आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर जो ललिता कुमारी के जो केस में जो सिद्धांत लागू किए थे 5 जजों की बेंच ने, उसको बिल्कुल ही निकाल दिया गया। अभी डीके बसु की गाइडलाइन थी, ये गाइडलाइन एक आम इंसान के लिए थी। एक आम इंसान को जब अरेस्ट करते थे तो पुलिस स्टेशन के बाहर ये बड़ा बोर्ड लगा रहता था कि आफ्टर अरेस्ट आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आप अपने क्या क्या अधिकार यूज कर सकते हैं अरेस्ट होने के बाद में। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, इसको भी उठा के साइड में कर दिया गया। अब वो बोर्ड नहीं मिलेगा आपको वहां पे। पहले आपको लीगल एड तुरंत मिलती थी, अरेस्ट होते ही आप अपने वकील को फोन करके बुला के वहां पे आप उसको अपना बयान लिखा सकते थे कि मैं गिरफ्तार आज नहीं 1 सप्ताह पहले हुआ हूं, मुझे इन्होंने फ़ोन नहीं करने दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने आप तक बात पहुंचाई है। अगर आपका वकील बाद में गया, पुलिस आपको कभी का शो कर सकती है, क्योंकि पुलिस को इतना खुला हाथ दे दिया है। सबसे बड़ी बात, एक आईओ की पहचान तक आप नहीं कह सकते कि इसका रिमांड किसने लिया, इसका रिमांड किसने लिया, उस तक की भी नहीं होगी। क्या कर लेंगे आप। डीके बसु की जितनी भी जो गाइडलाइन थी वो भी सारी की सारी निकाल दी गई। आपको जान के कई चीज़ों में ऐसा अरेस्टमेंट मतलब होगा कि मतलब पहले जो अरेस्ट के टाइम में जो लीगल एड मतलब इतनी जल्दी मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी कंपलसरी। ये बहुत ही मतलब इंफॉर्मेशन इतना तगड़ा मतलब इसमें ऐड किया है कि अगर आप विटनेस बन गए और सब कुछ आपको बोलना होगा, विटनेस बनने के बाद में आपको एक उसमें क्लाउज है कंपलसरी इंफॉर्मेशन, कंपलसरी, और आपकी वीडियोग्राफी होगी, फिर आप बच नहीं पाओगे। तो ऐसा है। अब पहले एक और भी था कि प्ली बार्गेनिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए था कि भाई बार्गेन का दायरा मतलब ऐसा था कि भाई अगर किसी को डेथ छोड़ो, आप अपना लाइफ इम्प्रिजमेंट है या कुछ और है, अगर मुलजिम बोलता कि मेरे को 304 के अंदर को मैं इस जुर्म को मानता हूं और 10 साल सजा में काटने के लिए तैयार हूं, तो केसों का बर्डन कम होने के लिए उसको वो देके और कम किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें बर्डनिंग आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, इसके अंदर कुछ सामुदायिक जो मतलब प्रावधान हैं जो रखे गए हैं, लेकिन उसकी लिमिट है, वो भी जो 5,000 तक की उसकी मतलब सीमा है। दूसरा जो खुले कारावास का था पहला प्रावधान जो था, तो इसको केंद्र ने अभी तक राज्यों के पास ही रहने दिया, जबकि ये केंद्र के पास जाता तो और अच्छा होता, और जितना जल्दी हो सके, कहीं कोई का राज्य मनमानी नहीं करता, और अगर बंदा सही है तो उसको खुले जेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता था। बहुत कुछ ऐसा है कि जिसको हम कह सकते हैं कि मैंने तो पूरा एक और भी चीज़ सामने आएगी कि सबसे बड़ी आईओ को या एसएचओ को बस इतना ही पता होना चाहिए कि फलाने आदमी के घर पे हथियार रखा है, नशे की सामान रखा है, या वहाँ कुछ भी है अनलीगल है, वो उस बंदे की पहचान, उसको फ़ोन है कि नहीं, वो जाके सीधा ही उसको उठा के ला सकता है, उठा के ला सकता है। और वो उस बंदे का नाम नहीं बताएगा जिस बंदे ने उसको नाम बताया कि भी उसके घर में ये मिलेगा, तो उस बंदे को फिर वो बाद में बहुत मुश्किल है। ये जो नए कानून के अंदर जो अपना नया दिया है आईपीसी का है 187, तो इस 187 के अंदर ही 15 दिन से 90 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है, और पुलिस कस्टडी 90 दिन तक चलती रहेगी।
और उनकी मर्जी है कि वो 90 दिन मारते रहें, 2 दिन के बाद मेडिकल कराएं न कराएं, वो उनकी अपनी मर्जी है। अब इसमें एक मज़े की बात ये है कि आप किसी मैंने लॉ को, अपना लॉ फर्मों को फ़ोन किया कि भाई ये तीनों कानून जो आए हैं हमें कि बुक्स चाहिए, आप थोड़ा सप्लाई कर सकते हैं, जिनसे मैं पहले मंगाया करता था MP से या कहीं से भी। अच्छे अच्छे बुक्स मिलते थे लॉ के बारे में, अच्छे अच्छे लेखकों के, वकीलों के, जस्टिसों के। आज वो बोल रहे हैं कि साहब ये सारी की सारी जो तीनों कानून है ये डिजिटलाइजेशन हो चुका है, इसका आपको प्रिंट बड़ा मिलना मुश्किल है। पहले प्रिंट निकलेगा वो जाएगा कोर्टों में, उसके बाद में दूसरा प्रिंट निकलेगा तो वो पुलिस स्टेशनों में जाएगा, और इस तरह से मतलब वो चीज़ें वो है। तीसरा ये है कि जैसे ऊपर है, कुछ कानून ऐसे हैं जो ऑलरेडी राज्य सरकारों में बने हुए हैं, तो राज्य सरकारों के वो जो बने हुए कानून हैं उनको भी उठा के इसके अंदर ठोक दिया। वहाँ जाके राज्य सरकार का कानून जो अभी का बना हुआ क्या बोल रहा है और सेंटर का कानून क्या बोल रहा है, ये भिड़ंत वहाँ पे कोर्ट में होगी, आपस में टकराएंगे, जो कि टकराव की स्थिति। क्यों, अब ये जब इम्प्लीमेंट में आएगा तब आप देखेंगे कि ये, मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ, अपने संविधान का सम्मान करता हूँ। आपने अच्छा किया कि एक भारत का अपना वो किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप पुरानी जितनी हमने पढ़ रखी है CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, तो इसमें आप ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ब्रिटिश की हम छोड़ नहीं पाए। इसका मतलब कि हम पूरे सक्सेस नहीं हो पाए। कुछ चीज़ें एज इट इज ब्रिटिश की ली गई है, पूरे कानून चेंज नहीं हुए हैं। ये जब आप आएंगे, सीरियल चेंज कर दिया आपने, बहुत कुछ चेंज कर दिया, स्टैम्प चेंज कर दिए, पब्लिशर चेंज कर दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन ब्रिटिश का जो कानून की छवि जो थी वो अभी भी इसके ऊपर मंडरा रही है, वो बाहर नहीं गई। इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत कुछ है मेरे पास में। 4-5 दिन से रात को इसमें भी लगा रहता था कि ये क्या क्या नया है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो भाई कल किसी के पास को एडवाइस दे नहीं पाएंगे, न किसी को न्याय के लिए उसको गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे, राह नहीं दिखा पाएंगे, बेइज्जती होगी। तो अपनी इज्जत के लिए आज भी पढ़ना पड़ेगा, हर वकील को पढ़ना पड़ेगा, हर जज को पढ़ना पड़ेगा, हर पुलिस इंस्पेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, हर उस कानून के राहगीर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जाके कहीं ये कानून किस तरह के हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी सामने आने वाला है। क्यों कि ये सारी की सारी एक अंधेरी कोठड़ी में सब कुछ हुआ है, पब्लिक में अब आया है, अब ये मतलब नेट में उपलब्ध है, अब हमें पढ़ने को मिला है। जो कुछ हमारे को थोड़ा बहुत मिला, मतलब जितना मिला हमने इतना ही लिखा। कम से कम एक इंसान का अरेस्ट, उसके साथ में उसका जो कुछ भी है किस तरह से मतलब वो हो सकता है, उसका दायरा क्या है, वो हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस के हाथ इतने खोल दिए हैं कि वो पुलिस अभी आपको कभी भी किसी भी वक्त आप एक्यूज बनने के लिए तैयार रहिए। आप मना नहीं कर सकते कि मैं एक्यूज नहीं हूँ, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। 90 दिन तो आप टूट ही जाओगे, ठीक है ना। 15 दिन में तो फिर भी जाके 15 दिन फिर न्याय की हिरासत में गए तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है, फिर आगे 7 दिन के लिए तो कोई बात नहीं है। बेल भी करा ली तो भी उठा के वापस अंदर ले आएंगे भाई, क्या क्या प्रोविज़न है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारा संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और रही बात इन 3 कानूनों की, ये भी 3 कानून है, देखते हैं कैसे तालमेल बैठता है राज्यों के साथ में, कैसे तालमेल बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे के लोअर कोर्टों के साथ में, कैसे तालमेल बैठता है पब्लिक और जो सफ़र करने वाले हैं इस कानूनों के साथ में, और वकीलों और पुलिस प्रशासन और जज के बीच में। ये जो 4 सीढ़ियाँ हैं, ये सब कैसे अपना तालमेल बैठाएगी, ये तो जब एक बार एक धारा को लेकर हम ऊपर चढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।